हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वर्गांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल सर्वर हिंदी सीरीज पे। पहला आज का जो हम लोगों का सेशन है विच इज DCUI। DCUI स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस। अब DCUI के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इसे पढ़ना क्यों है, क्या जरूरत है। पिछले प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात करी थी हाइपरवाइजर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, यानी कि VMware हाइपरवाइजर के बारे में मैं बात कर रहा हूं विच इज टाइप 1, राइट। तो अभी हम लोगों को आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि DCUI को कॉन्फ़िगर करने के बाद ही हम क्या करते हैं, अपने हाइपरवाइजर को यानी कि जिस सर्वर पर हमारा ESXi होस्ट इंस्टॉल है उसे डेटा सेंटर में प्लेस कर देते हैं। वैसे तो डेटा सेंटर में प्लेस होता है और ILO के थ्रू हम लोग उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, राइट। लेकिन अभी अगर एक छोटे एनवायरनमेंट के प्रोस्पेरस अगर हम बात करें तो अगर आपने वर्क स्टेशन पर अपने ESXi होस्ट को डिप्लॉय किया है या रैक सर्वर में डिप्लॉय किया और ILO कॉन्फ़िगर नहीं किया और डेटा सेंटर भी नहीं है, लेकिन आपके पास एक डेडिकेटेड ऐसा रूम है जहां पर आपने AC लगाया हुआ है और चाहते हैं कि अब मैं इसे रोज रोज सर्वर को ना देखूं क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइस आता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। DCUI हम आज के सेशन में कॉन्फ़िगर करेंगे और कॉन्फ़िगर करने के बाद अपने इस सर्वर को, जिसमें प्रीवियस सेशन में हमने देखा था हाइपरवाइजर ESXi होस्ट कैसे डिप्लॉय करते हैं, वो सारी की सारी सेटिंग्स करने के बाद आज हम भी अपना डेटा सेंटर के अंदर ये ESXi होस्ट मूव कर देंगे। तो चलिए फिर DCUI भी कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने करनी है तो चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहीं पर सारी बातें करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपने हैंड्स ऑन लैब एनवायरनमेंट के अंदर, जहां पर प्रीवियस सेशन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से मैंने VMware कंपनी के vSphere ESXi 8.0 हाइपरवाइजर को इंस्टॉल किया था। और अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप उसे अभी भी व्यू कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं वीडियो के आई बटन से या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, राइट। उसके बाद हमने कोई भी अभी तक इस पर ESXi होस्ट पर किसी भी तरीके की सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशंस नहीं की है, लेकिन आज हम जा रहे हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमारे पास होता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन, VM कॉन्फ़िगरेशंस या फिर सिक्योरिटी हाइपरवाइजर को लेकर हमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है, तो वो सारी कस्टमाइजेशंस जो आप करते हैं या जो सारी कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं वो सारी तभी होती हैं इनिशियल लेवल पर जब आपने स्टेज 1 पर एक चीज़ कॉन्फ़िगर करी हो विच इज़ DCUI कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो आज हम देखने जा रहे हैं DCUI कॉन्फ़िगरेशन और एक एक स्टेप्स इसके अंदर देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखें नीचे के सेक्शन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा F2, जिसके थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर कोई भी लॉग देख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको लॉग्स भी मिलते हैं, तो अगर आप लॉग्स पढ़ना चाहते हैं, व्यू ओनली एडमिनिस्ट्रेटर हैं या अगर कुछ ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं हाइपरवाइजर के अंदर क्या चैलेंजेस आए थे, तो लॉग्स को यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो लॉग्स आमतौर पे अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं, बट फिर भी अगर आप लॉग्स को पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो अभी मैं यहाँ पर F2 प्रेस कर देता हूँ। सो जैसे ही आप F2 प्रेस करते हैं आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास आ गई है लॉग इन स्क्रीन, जहाँ पर मुझे अपने क्रेडेंशियल्स हिट करने। क्रेडेंशियल्स का मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट यूजर नेम तो यहाँ पर आ रहा है विच इज़ रूट। अब रूट का मुझे यहाँ पर पासवर्ड देना है, और पासवर्ड देने से मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इस कंसोल के अंदर, यानी कि जब आप कभी फिजिकली ESXi होस्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे तो मैं उस केस के अंदर आपको बता रहा हूँ कि कहीं भी माउस पॉइंटर काम नहीं करता है। ये जो माउस पॉइंटर अभी देख रहे हैं, जो ये मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट हो रही है माउस पॉइंटर है मेरे विंडोज़ मशीन का, जहाँ से मैं ये सारा का सारा सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, राइट। तो रियल एनवायरनमेंट में आपको कीबोर्ड के अंदर एरोज बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस भी ऑप्शन को आपको कॉन्फ़िगर करना है या सेटिंग्स करनी है। तो मैं यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करके अपना पासवर्ड हिट कर देता हूँ एंड देन प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पर एंटर। जैसा कि आप देख सकते हैं एंटर है ओके के लिए, तो मैं ओके के लिए एंटर प्रेस कर देता हूँ। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मेरे पास आ जाएगी सिस्टम कस्टमाइजेशन की ये स्क्रीन, यानी कि DCUI स्क्रीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ बेसिक से ऑप्शंस है, मिनिमम से ऑप्शंस है जो हमने कॉन्फ़िगर करने हैं 1 बाय 1, राइट। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलता है विच इज़ कॉन्फ़िगर पासवर्ड, एंड आई बिलीव कि ये ऑप्शन विंडोज़ में या लाइनक्स के अंदर या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने कई बार यूज़ किया होगा जब कभी आपने अपने पासवर्ड को
चेंज करना होगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, जैसा आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपने अपना ओल्ड पासवर्ड देना है एंड देन न्यू पासवर्ड देना है एंड देन कंफर्मेशन पासवर्ड आपको हिट करना है। और जैसे ही ये तीनों चीज़ें आप फुलफिल कर देंगे, आप प्रेस करेंगे एंटर और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे पासवर्ड चेंज नहीं करना है क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने अपने हाइपरवाइजर को डिप्लॉय किया है और रिसेंटली ये पासवर्ड ठीक है, राइट। तो ये आमतौर पे अमूमन पासवर्ड चेंज करने की हमें ज़रूरत कब पड़ेगी, जैसे पासवर्ड पॉलिसीज़ होती है कि 42 डेज़ बाद मुझे अपने पासवर्ड को चेंज करना है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। वैसे ग्राफिकली भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। फिलहाल के लिए मैं इसे एस्केप बटन पे प्रेस कर देता हूँ, यानी कि बटन नहीं है बेसिकली, एस्केप प्रेस कर देता हूँ सो दैट मैं यहाँ से कैंसिल कर सकूँ। देन DCUI के सेकंड मेन्यू के अंदर हमारे पास ऑप्शन है विच इज़ कन्फिगर लॉकडाउन मोड। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन होता है डिम, और इस ऑप्शन का इस्तेमाल आप बेसिकली तभी कर सकते हैं जब आपके एनवायरनमेंट में vCenter है और आप अपने ESXi होस्ट को vCenter का मेंबर बना रहे हैं, राइट। तभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर एरो बटन को प्रेस करूँगा, डाउन एरो को, तो मैं इस मेन्यू पर जा ही नहीं पाऊँगा, मैं आऊँगा नेक्स्ट मेन्यू पर, एंड नेक्स्ट मेन्यू है विच इज़ कन्फिगर मैनेजमेंट नेटवर्क। वैसे अगर मैं बात करूं कन्फिगर लॉकडाउन मोड की, तो टेंशन बिल्कुल ना ले, जब कभी हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर vCenter लेकर आएंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये कन्फिगर लॉकडाउन मोड को कैसे कन्फिगर किया जाता है। अभी हम फिलहाल चलते हैं थर्ड मेन्यू के अंदर, ऑप्शन विच इज़ कन्फिगर मैनेजमेंट नेटवर्क। काफ़ी सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर कर सकते हैं हाइपरवाइजर से रिलेटेड, जैसे आपको अपना होस्ट नेम चेंज करना है, IP वर्जन 4 या 6 असाइन करना है, नेटवर्क में DNS का IP एड्रेस देना है, या इस तरीके की बेसिक सेटिंग्स करनी है, देन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रेस करता हूँ एंटर, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे इसके अंदर आपको ओपन हो जाएगा सब मेन्यू, राइट। मेन्यू के अंदर सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है नेटवर्क अडेप्टर, और नेटवर्क अडेप्टर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे प्रीवियस सेशन के अंदर जहाँ हमने इंस्टॉलेशन करी थी, मैंने 8 डिफरेंट निक कार्ड्स लगाए थे। सो यहाँ आप देख सकते हैं अभी मेरे पास ये डिस्प्ले कर रहा है एक ही VMNIC और ईथरनेट, ये दो नाम दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि विंडोज़ के अंदर मैं ईथरनेट बोलता हूँ या लाइनेक्स के अंदर इसे ईथरनेट बोलता हूँ, लेकिन VMware के अंदर मैं इसे बोलता हूँ VMNIC, राइट, यानी कि वर्चुअल मशीन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और मैंने 8 डिफरेंट नेटवर्क अडेप्टर्स को लगाया था, लेकिन यहाँ पर शो कर रहा है एक, रीज़न बीइंग कि बाय डिफ़ॉल्ट वो एक को ही अडॉप्ट करता है। अगर आपको एक से ज़्यादा अडेप्टर्स को अडॉप्ट कराना है तो आपने क्या प्रेस करना है, यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, और जितने भी आपके पास निक कार्ड्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपको जो निक कार्ड्स आपको कनेक्ट करके एनवायरनमेंट के अंदर लेकर आने हैं, आपने क्या करना है, जैसे स्पेस बार प्रेस कर देना है और डाउन एरो प्रेस करके और मल्टीपल निक कार्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो एज पर द SLAs और एज पर योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स आप ये सारी की सारी चीज़ें कन्फिगर कर सकते हैं, राइट। फिलहाल के लिए मैं अभी 2 नेटवर्क अडेप्टर्स को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ VMNIC 0 और VMNIC 1, राइट। इसके अलावा अगर मैं देखना चाहता हूँ VMNIC 1 का मैक एड्रेस क्या है या इसका नाम क्या है प्रॉपरली, और एडिशनल डिटेल्स देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ D का। D के थ्रू क्या होगा, D बेसिकली एक कमांड है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी एडिशनल डिटेल्स चेक कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी प्रेस करता हूँ D, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अडेप्टर डिटेल्स डिस्प्ले शो कर रहा है विच इज़ डिवाइस नेम ये दिखा रहा है VMNIC 1, हार्डवेयर का नाम है ईथरनेट 1, मैक एड्रेस इसका ये है, अभी नेटवर्क में दिखा रहा है ये कि ये वैसे कनेक्टेड है लेकिन अभी यूज़ नहीं हो रहा है। यूज़ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सेटिंग अभी तक मैंने अप्लाई नहीं करी है। तो जैसे ही अप्लाई करूँगा तो ये नेटवर्क में भी आ जाएगा, यूज्ड बाय में भी आ जाएगा, राइट। तो फिलहाल मैं अभी एंटर प्रेस करता हूँ, देन अगेन मैं दोबारा से एंटर प्रेस करता हूँ सो दैट इस कंसोल को बंद कर दूँ मैं यहाँ से। वैसे बंद करने के लिए हमारे पास एस्केप ऑप्शन भी है, लेकिन एस्केप के अंदर ये जो मैंने अभी VMNIC 1 को सेलेक्ट किया था ये फिर ऐड नहीं होगा, यानी कि ये कुछ ऐसा है जैसे विंडोज़ में हम अप्लाई करके ओके करते हैं या ओके करते तो वही चीज़ ओके का मतलब यहाँ पर, और कैंसिल कर दे तो सेटिंग सेव नहीं होगी, राइट। तो अभी मैं फिलहाल एंटर प्रेस कर देता हूँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है विच इज़ VLAN, और VLAN के आगे लिखा ऑप्शनल। सो गाइज अगर आप नेटवर्क से रिलेटेड बिलोंग करते हैं, लाइक नेटवर्किंग के बारे में चीज़ें जानते हैं, तो आपको VLAN नेचुरल सी बात है एकदम से पता होगा कि क्या चीज़ें होती है VLAN के बारे में। और अगर सर्वर्स में भी सपोर्ट करते हैं तो हालांकि यहाँ पर भी हम VLAN का कई बार जिक्र करते हैं,
लेकिन अगर आपको नहीं पता है वीलैन के बारे में तो टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीलैन का काम कुछ ऐसा है जैसे कि मैं एक बड़े नेटवर्क के अंदर काम कर रहा हूँ और वहाँ पर ब्रॉडकास्ट होगा, तो वो ब्रॉडकास्ट भी बहुत बड़े लेवल पर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उस बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में या छोटे सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वीलैन कुछ वही करता है बेसिकली। तो नॉट ओनली फॉर द ब्रॉडकास्ट, काफ़ी सारे और बेनिफिट्स भी हमें मिल जाते हैं। तो अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर ऑलरेडी वीलैन का सेटअप किया गया है नेटवर्क टीम ने, तो वो वीलैन आईडी आपको बेसिकली दे देगी, और वो वीलैन आईडी में एक बेसिकली न्यूमेरिकल नंबर होता है। तो वो हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, अगर आपको नेटवर्क टीम ने दिया है तो जैसा आपने एंटर प्रेस करना है और आप यहाँ पर अपना वो वीलैन नंबर इंसर्ट कर देंगे, वैल्यू इनपुट कर देंगे, राइट। तो फिलहाल अभी मैं कोई वीलैन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी वीलैन नहीं यूज़ हो रहा है। तो मैं प्रेस करता हूँ एस्केप। मैंने कोई वीलैन नहीं अभी असाइन किया है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है नोट सेट, राइट। तो अभी फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास आईपी कॉन्फ़िगरेशन का। तो मैं आईपी वर्जन 4 को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे प्रेस करना होगा एंटर, और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा यहाँ पर मेरे को दिख जाएंगे 3 डिफरेंट ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिसेबल का। अगर मैं आईपी वर्जन 4 अपने एनवायरनमेंट में नहीं यूज़ कर रहा हूँ, चाहे वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, तो मैं अपने आईपी वर्जन 4 की जो सर्विस है इसको डिसेबल कर सकता हूँ, राइट। और अगर मुझे डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन कराना है, यानी कि अगर मेरे नेटवर्क में डीएससीपी चल रहा है तो मैं यूज़ डीएससीपी को रख सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये सेकंड ऑप्शन ही सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड कैसे है, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसका ये मार्क सिंबल आ रहा है। तो ये जो स्मॉल ओ अभी जो दिख रहा है आपको, ये काइंड ऑफ इसका मार्क सिंबल है, और इसके थ्रू मुझे ये पता लग रहा है कि ये ऑप्शन सेलेक्टेड है, राइट। तो अगर आपके एनवायरनमेंट में डीएससीपी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको डीएससीपी के अंदर रिजर्वेशन करानी पड़ेगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप डीएससीपी में रिजर्वेशन करा लें, या फिर आप मैनुअली आईपी असाइन करें, जिसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं इस थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि मैं मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करूंगा, राइट। सो मैनुअली आईपी एड्रेस अगर आपने असाइन करना है तो अब आप डाउन एरो प्रेस करें और यहाँ पर जो भी आपने आईपी एड्रेस असाइन करना है वो दे दें। सो मेरे एनवायरनमेंट में जो मैं भी इस हाइपरवाइजर को आईपी एड्रेस देने वाला हूँ वो सी क्लास का आईपी एड्रेस विच इज़ 192.168.0.101 आईपी एड्रेस असाइन करने जा रहा हूँ। क्यों, इसका एक रीज़न है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपना पूरा एनवायरनमेंट किस तरीके से लैब सेटअप कर रहा हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो जहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि मेरे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि वीसीपी डीसीवी के अंदर हम खाली इन्हीं ईएसएक्सआई होस्ट के बारे में बात करने वाले और इसी पे हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो खाली अगर मैं बात करता हूँ वीएमवेयर के अंदर एक कोर्स करिकुलम होता है विच इज़ वीसीए, राइट। वीएमवेयर सर्टिफाइड एसोसिएट लेवल हम बोल सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल बोल सकते हैं, वैसे एसोसिएट इज़ अ करेक्ट वर्ड। वीएमवेयर की ऑफिशियल साइट पे भी आपको वही मिलेगा। तो जब कभी आप एसोसिएट लेवल के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस जितने भी आते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस ईएसएक्सआई होस्ट से रिलेटेड ही आते हैं, राइट। तो अभी हम बेसिकली ईएसएक्सआई होस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ईएसएक्सआई का ये एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ। देन सबनेट मास्क, अगर आपने सबनेटिंग, सुपरनेटिंग या वीएलएसएम जैसी कोई चीज़ें की हुई अपने एनवायरनमेंट में इंप्लीमेंट की है तो आप यहाँ पर सबनेट मास्क कुछ और दे सकते हैं। और अदरवाइज अगर इस तरीके का कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं किया है तो अगेन आप डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क रहने दें। देन गेटवे, गेटवे का मतलब है आपके राउटर का आईपी एड्रेस। तो मेरे एनवायरनमेंट के अंदर जो मेरा गेटवे है वो 192.168.0.1 ही है, राइट। तो मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ एंटर। देन हमारे पास ऑप्शन आता है आईपी वर्जन 6 कॉन्फ़िगरेशन। सेम जैसे आईपी वर्जन 4 के अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन किया ऐसे ही आप आईपी वर्जन 6 के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट, अगर आपको प्रोजेक्ट के अंदर ये गिवन है कि नहीं हमें आईपी वर्जन ये देना है, स्टैटिक देना है, डायनेमिक देना है, तो वो आप दे सकते हैं। और अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपने एनवायरनमेंट में आईपी वर्जन 6 को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो आप इस सर्विस को डिसेबल भी कर सकते हैं, राइट। डिसेबल करने के बाद आपने क्या करना है, जस्ट एंटर प्रेस करना है सो दैट ये सेटिंग सेव हो जाए। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास विच इज डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन का। सो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन है ऑब्टेन का। ऑब्टेन का मतलब कुछ ऐसा आप समझ लें कि अगर आपके नेटवर्क में कोई डीएनएस सर्वर चल रहा है तो उसे ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं डायग्नोस कर पा रहा है तो जो भी आपने गेटवे के अंदर आईपी एड्रेस दिया बाय डिफॉल्ट ये वही आईपी एड्रेस यहाँ पर असाइन कर देगा, राइट। बट मैं ऑब्टेन को यूज़ नहीं करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को विच इज़
यूज द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर एड्रेस, राइट। तो अब स्पेस बार प्रेस करता हूं और उसके बाद आ जाता हूं डाउन एरो से नीचे, और जो भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर डीएनएस चल रहा है वो आप यहां हिट कर देंगे। मेरे लैब एनवायरनमेंट के अंदर जो डीएनएस का आईपी एड्रेस है विच इज 192.168.0.111। देन अल्टरनेट आईपी, अगर आपका कोई अल्टरनेट आईपी एड्रेस भी चल रहा है तो वो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, और सिंगल ही डीएनएस सर्वर है तो आप एक आईपी एड्रेस भी दे सकते हैं, राइट। देन आपने अपने होस्ट नेम को नेम असाइन करना है, यानी कि इट इज कॉल्ड सीएन का मतलब कंप्यूटर नेम। तो जैसे विंडोज़ में या लाइनेक्स के अंदर हम अपने कंप्यूटर का नाम असाइन करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप अपने होस्ट का नाम असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब मुझे ये थोड़ा सा कम पसंद है, मैं नाम दे देता हूँ IN। बेसिकली मैं अपनी नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करता हूँ अपने ट्रेनिंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो IN स्टैंड्स करता है यहाँ पर ये इंडिया। देन मैं यहाँ लिखता हूँ SRV का मतलब है सर्वर। देन मैं यहाँ लिखता हूँ HOST यानी कि होस्ट। इससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये मेरा हाइपरवाइजर है। देन अभी ये फर्स्ट हाइपरवाइजर है तो मैं वैल्यू दे देता हूँ 1, राइट। बाकी एडिशनल आप कुछ और चीज़ें नेमिंग कन्वेंशन ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एज पर योर प्रोजेक्ट्स, राइट। तो आप किसी प्रोजेक्ट में देखोगे कि अगर आपको कपल ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस और सर्वर्स पे आपने काम किया तो वहाँ देखोगे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। किसी प्रोजेक्ट में वो कंप्यूटर नेम कुछ और यूज़ करते हैं, कहीं कुछ और यूज़ करते हैं, राइट। तो मैं ये यूज़ करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है। अभी इतनी सारी सेटिंग्स करने के बाद और कुछ यहाँ बचा नहीं है तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ सो दैट ये सारी सेटिंग्स को मैं सेव कर पाऊँ। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास कस्टम डीएनएस सफिक्स, यानी कि डीएनएस एंट्री करनी है, हमने सफिक्स एंट्री करनी है, वो आप यहां से कर सकते हैं, राइट। विंडोज में भी हमने कई मर्तबा किया हुआ है डीएनएस सफिक्स एंट्री, और लाइनक्स के अंदर भी। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, अगर आप डीएनएस के बारे में नहीं जानते हैं या जानते हैं लेकिन डीएनएस से रिलेटेड इंटरव्यू के प्रोस्पेरस जब कभी जाना होता है, आपने आंसर्स करने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में चलती है कि यार डीएनएस से रिलेटेड कुछ ना पूछ ले, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी डीएनएस से रिलेटेड एक सेशन डिज़ाइन कर दिया आप लोगों के लिए, जिसे आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या ऊपर आई बटन से। प्योरली हिंदी में है, जिसके अंदर मैंने 2 सेक्शंस बनाए हुए हैं, डीएनएस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने कोशिश करी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीएनएस के बारे में डिस्क्राइब करके चीज़ें बता दूं, ठीक है। आई बिलीव कि उस सेक्शन के अंदर कुछ चीज़ें मिस है। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा उन मिसिंग वाली चीज़ों को भी मैं अपलोड करूं। और दूसरा सेक्शन जो पार्ट 2 है, वो पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको लैब कराई है, जो कि विंडोज़ सर्वर का एनवायरनमेंट मैंने यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी लैब वहाँ पर मैंने आप लोगों को शो किया। तो आप डीएनएस से रिलेटेड उस चीज़ों को देख सकते हैं अगर आपको डीएनएस से रिलेटेड कोई इशू है तो, राइट। अभी फिलहाल यहाँ पर अगर कोई सफिक्स एंट्री आपने देनी है तो यहाँ आप दे सकते हैं। और ये केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है, या तो आप छोटा डाल दो, बड़ा कैरेक्टर डाल दो, या फिर छोटे बड़े मिक्स कैरेक्टर्स भी एड ऑन कर सकते हैं। सो मैं अपना डोमेन दे देता हूँ नेम विच इज़ asnetworkzone.com। सो मुझे ये थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये छोटा बड़ा करके लिखा हुआ है, तो और मैं प्रेस कर देता हूँ एंटर। इतनी सारी सेटिंग्स को करने के बाद अब हमने जाना वापस से DCUI मोड पे, यानी कि बैक मेन्यू में जाना है, जहाँ पर काफ़ी सारे और ऑप्शंस मेरे को डिस्प्ले हो रहे थे। तो इसके लिए मेरे को प्रेस करना पड़ेगा एस्केप, और यहाँ पर मेरे को लिख रहा है, ये दिखा भी रहा है कि एस्केप प्रेस करेंगे तो आप एग्जिट कर सकते हैं और बैक मेन्यू में जा सकते हैं, राइट। तो मैं एस्केप प्रेस करता हूं और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही आप एस्केप प्रेस करते हैं आपके पास ऑप्शन आ गया कि ये जो भी आपने सेटिंग इस कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क के अंदर की है, अगर सेटिंग्स को अप्लाई करना है तो आपका ESXi होस्ट रिबूट होगा, और ये मैंडेटरी है। और ये जो रिबूट का जो कंसेप्ट है बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था VMware ESXi होस्ट 5.5 के बाद से, राइट। उससे पहले अगर मैं 5.5 से पहले के वर्जन्स में बात करूं, जैसे मैं वर्जन 5 यूज़ कर रहा हूं, 5.1 यूज़ कर रहा हूं, उसमें जब आप ये कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क की सेटिंग्स को अप्लाई करते थे तो आपका होस्ट रिबूट नहीं होता था। लेकिन अब ये आपका होस्ट रिबूट होता है। तो अगर हमने ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करनी है तो येस डेफिनेटली हमने वाई प्रेस करना होगा, तो मैं वाई प्रेस कर देता हूँ। देन हमारा होस्ट यहाँ पर रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा होस्ट सक्सेसफुली रिबूट हो गया है, और वापस मुझे DCUI मोड में लॉगिन करना पड़ेगा, यानी कि F2 प्रेस करना पड़ेगा मुझे। तो मैं F2 प्रेस कर देता हूँ एंड देन अपना पासवर्ड हिट कर देता हूँ, देन एंटर। देन कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रीस्टार्ट मैनेजमेंट नेटवर्क।
राइट। सो अगर आप इसे प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप F11 प्रेस कर दें। इससे होगा क्या कि आपने जो अभी कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क के अंदर सेटिंग की है, जैसे आईपी वर्जन 4 असाइन किया है और आईपी वर्जन 6 को आपने कॉन्फ़िगर किया है, और अभी आप अपने नेटवर्क में काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मशीन स्टक होके चल रही है, या अभी आपने, क्योंकि वन टाइम होता है कि आप जब कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क के अंदर आप अपने आईपी एड्रेस को देते हैं या होस्ट नेम को देते हैं तो वो रिबूट होता है। लेकिन सेकंड टाइम पे जब आप अपने होस्ट का आईपी चेंज करते हैं या नेम चेंज करते हैं होस्ट का, तो ये रिबूट नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप क्या चाहते हैं कि आप कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट नेटवर्क की सेटिंग्स को रीस्टार्ट कर दें। तो अगर वो सेटिंग रीस्टार्ट करनी है, आप F11 प्रेस करके स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी एनवायरनमेंट में हम रीस्टार्ट तभी करते हैं जब हमने क्लाइंट से अप्रूवल ले रखा हो, यानी कि हमारे पास मेल पर ऑफिशियली आया हो कि हम ये सेटिंग को रीस्टार्ट कर सकते हैं। या अगर मेरा खुद का ही पर्सनल डेटा सेंटर है, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तो फिर तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो फिलहाल मैं F11 प्रेस कर देता हूँ और इमीडिएटली यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो नेटवर्क की सर्विस ये स्टॉप हुई सबसे पहले सक्सेसफुली, जिसके आगे लिखा है डन, देन स्टार्ट हो गई, और स्टार्ट होकर ये दिखा भी रहा है कि आपके होस्ट का आईपी एड्रेस ये है, राइट। तो मैं फिलहाल एंटर प्रेस करके ओके प्रेस कर देता हूँ, जिससे होगा ये कि मैं वापस अपने मैन मेन्यू पे आ जाऊंगा, और बड़ा इजी सा ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस हमें देखने को नहीं मिले। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क, प्रेस करता हूँ एंटर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगर चाहें तो मैक्सिमम किन्हीं 3 आईपी एड्रेस को पिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपके एनवायरनमेंट में डीएनएस चल रहा है तो आप होस्ट का नेम देकर भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका डीएनएस के अंदर नेम रिजॉल्व हो रहा है या नहीं, राइट। तो जो जो चीज़ें पिंग होती चली जाएगी उनके आगे रिजल्ट ओके आएगा, जो जो रिजल्ट पिंग में नहीं होंगी उनके आगे फेलियर आएगा, राइट। तो मैं डीएनएस तो अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्योंकि डीएनएस सर्वर मेरा पावर ऑफ है, तो फिलहाल तो ये वैसे ही इशू दे देगा, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और 2 आईपी रहने देता हूँ, राइट। क्योंकि अभी मेरा जो राउटर है वो भी नेटवर्क के अंदर मैंने स्टार्ट नहीं किया हुआ, वो भी पावर ऑफ ही है। और क्योंकि राउटर को ऑन करूँगा तो थोड़ा सा साउंड वो करता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो फिलहाल मैंने इसे पावर ऑफ किया हुआ है सो दैट मैं ये रिकॉर्डिंग को और अच्छे से क्रिएट कर पाऊँ। तो होस्ट के आईपी को चेक कर लेंगे, विच इज़ 101, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कौन कौन से आईपी एड्रेस पिंग हो रहे हैं, राइट। सो देखेंगे कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे नेटवर्क में राउटर अभी मैंने पावर ऑफ किया हुआ है तो इसलिए फेल आ गया, और होस्ट मेरा इनेबल्ड है और पिंग हो रहा है तो ओके का रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं अगर DCUI पे बैठे हैं और पिंग करके देखना चाहते हैं किसी भी होस्ट को, राइट। तो अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ और वापस बाहर आ जाता हूँ। देन हमारे पास ऑप्शन आता है नेटवर्क रीस्टोर ऑप्शन। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो मेनली अगर मैं बात करूं 3 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो इनेबल्ड है, बाकी सारे ऑप्शन डिसेबल हैं। पहला है क्रिएट स्टैंडर्ड स्विच। सो अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो आप नया स्टैंडर्ड स्विच क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्टैंडर्ड स्विच क्या होता है। स्टैंडर्ड स्विच होता है VMware ESXi होस्ट का वर्चुअल स्विच, जो हमारे वर्चुअल मशीन से कनेक्ट होगा और वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करके मैं अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। सो इसे हम बात करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर, तो ग्राफिकली हम देखेंगे, इसे और अच्छे से समझ में आएगा और कन्फिगर भी करेंगे स्टैंडर्ड स्विच को। तो फिलहाल अभी मैं इसे यहाँ से कन्फिगर नहीं करने वाला हूँ, बट इतना बता देता हूँ कि जब ESXi होस्ट इंस्टॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड स्विच आपके पास क्रिएटेड होता है, विच इज़ vSwitch 0, राइट। vSwitch उसका नाम इसलिए दिया हुआ है, V मतलब vSphere, और छोटा वो V हम लिखते हैं स्मॉल कैरेक्टर के अंदर, और स्विच तो स्विच है ही, और 0 इसलिए क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर काम करते हैं एरे के अंदर तो वहाँ पर आपने देखा होगा 0 से स्टार्ट होती है काउंटर वैल्यूज़, राइट। तो vSwitch 0 ऑलरेडी एक क्रिएटेड होता है जिसके थ्रू आप बाय डिफॉल्ट सारे के सारे काम कर सकते हैं, आपको कोई भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो अभी हम फिलहाल ये स्टैंडर्ड स्विच क्रिएट नहीं कर रहे हैं। देन इन्हीं स्टैंडर्ड स्विच के अंदर हम यूज़ करते हैं पोर्ट ग्रुप। तो 2 डिफरेंट तरीके के पोर्ट ग्रुप होते हैं हमारे पास, एक वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप होता है, एक होता है VM कर्नल पोर्ट ग्रुप। इसे भी हम आगे नेटवर्किंग के सेक्शन में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देन थर्ड ऑप्शन है माइग्रेट VM कर्नल NIC टू स्टैंडर्ड स्विच। ये ऑप्शन अभी यहाँ से डिम है तो आप यहाँ से कन्फिगर नहीं कर पाएंगे। देन आता है रीस्टोर नेटवर्क सेटिंग।
सो अगर आपने कोई भी चीज़ अभी तक कॉन्फ़िगर करी है, जैसे हमने आईपी वर्जन 4 असाइन किया था कंप्यूटर को, आईपी वर्जन 6 असाइन किया था, डीएनएस का आईपी एड्रेस असाइन किया था, तो काफ़ी सारी सेटिंग्स की थी मैंने। अगर ये सारी सेटिंग्स को मैं हटाना चाहता हूँ वापस से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंटर प्रेस करके यहाँ से F11 प्रेस कर दूंगा, तो जो जो सेटिंग्स मैंने अभी तक कॉन्फ़िगर करी थी वो सब फ्लश हो जाएगी। और जैसा कि एक नया होस्ट इंस्टॉल होता है और वैसी सेटिंग्स मिलती है, वही सारी सेटिंग्स आपको वापस से मिलेंगी। तो ये हमें आमतौर पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर बहुत रेयर होता है चैलेंज, जहाँ पर हम इसे रिसेट करें। ट्रेनिंग्स के अंदर यस मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ कर सकते हैं इसे, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं अभी से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, रिसेट नहीं कर रहा हूँ, और एस्केप प्रेस कर देता हूँ। देन आता है रीस्टोर स्टैंडर्ड स्विच, ये ऑप्शन भी अभी ग्रेड आउट है। एंड लास्ट ऑप्शन है रीस्टोर वीडीएस स्विच। ये वीडीएस स्विच हमारा वी सेंटर का फीचर है, वी सेंटर के अंदर हम वीडीएस को क्रिएट करते, तो अगेन नेटवर्किंग के सेक्शंस के अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे आगे, राइट। सो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर नेटवर्क रीस्टोर ऑप्शन के अंदर हमने केवल रीस्टोर नेटवर्क सेटिंग्स के बारे में ही अभी पढ़ा है। रेस्ट ऑप्शंस हम आगे अपकमिंग सेशंस के अंदर बात करेंगे। फिलहाल अभी मैं वापस एस्केप प्रेस करता हूँ। देन हमारे पास ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर कीबोर्ड। आप जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर एंटर, यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज के अंदर काम करना चाहते हैं, आप कीबोर्ड की सेटिंग को रखना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूएस ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश यूएस की लैंग्वेज को इजीली समझ पाऊंगा। रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज अगर मैं करता हूँ, ब्राज़ीलियन कर देता हूँ, फ्रेंच कर देता हूँ, या कुछ और लैंग्वेज करता हूँ, तो वो मेरे को समझने में और आप लोगों को भी समझने में बड़ी इश्यूज आएंगे, राइट। तो फिलहाल इंग्लिश यूएस ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट है। बट ये ऑप्शन हमें स्पेशली इसलिए दिया है कि अगर मैंने हाइपरवाइजर को किसी क्लाइंट के लिए लगाया हुआ है और क्लाइंट मेरा जापानीज़ है, फ्रेंच का है, रशियन है, तो मैं वो वाला कीबोर्ड लेआउट उन्हीं के अकॉर्डिंग चूज कर सकता हूं, राइट। फिलहाल मैं प्रेस करता हूं एस्केप। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ट्रबल शूटिंग ऑप्शन, एंड मैं यहां प्रेस करता हूं एंटर। अगेन इसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन यहां पर है हमारे पास इनेबल ESXi शेल, और सेकंड ऑप्शन है इनेबल SSH। बाय डिफॉल्ट शेल और SSH दोनों ही ऑप्शन डिम है, डिसेबल है, यानी कि अगर आप राइट हैंड साइड के सेक्शन में देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा कि ESXi शेल इज डिसेबल्ड। सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसे डिसेबल रखते हैं। तो शेल के बारे में अगर हम बात करें, जैसे विंडोज के अंदर पावर शेल होता है, लाइनक्स के अंदर शेल होता है, इसी तरीके से VMware का खुद का भी शेल है, राइट। यानी हाइपरवाइजर का हमारा ये शेल है। और SSH के बारे में अगर हम बात करें, जैसे विंडोज़ में हम टेलनेट करते हैं, लाइनक्स के अंदर हम पुट्टी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हम SSH का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वही पुट्टी के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। या फिर VMware का पावर CLI हमारे पास कमांड बेस आता है, जहाँ पर हम उसे इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करके अपने एनवायरनमेंट को कमांड लाइन मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों ऑप्शन ही आपके पास ग्रेड आउट होते हैं, डिसेबल होते हैं, ग्रेड आउट नहीं सॉरी डिसेबल होते हैं। अगर आपने इनेबल करना है तो क्या करना है, जैसे एंटर प्रेस कर देना। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपका ESXi शेल इनेबल हो गया है। शेल में अगर आपने जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो शेल में जाने के लिए हमारे पास कमांड होती है Alt F1। जैसे आप Alt F1 प्रेस करेंगे, आप शेल पे आ जाएंगे और आप अपने क्रेडेंशियल्स को हिट कर सकते हैं। जैसे मेरा जो यूज़र नेम है वो है रूट, और पासवर्ड जो भी है मेरा, वो मैं जब यहाँ एंटर करूँगा वो आपको शो नहीं करेगा। एंटर प्रेस करेंगे तो आप अपने शेल के अंदर लॉग इन कर पाएंगे। और जिस तरीके से लाइनक्स के अंदर हम कमांड्स यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कमांड्स वो ही इस्तेमाल होती हैं। बाकी अगर आप कमांड्स क्या क्या इसमें यूज़ होती है जानना चाहते हैं, तो मैं एक काम करूंगा बहुत जल्द, मैं भी चैनल पे एक और चीज़ें नई स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को आपका अपना एक FTP प्रोवाइड कराऊंगा, जहाँ पर जो जो सही आंसर्स देगा, या मेरे जो चीज़ें मैंने आप लोगों से क्वेरीज करी पूछी हैं, क्योंकि आप लोग अगर पूछ रहे हैं तो मैं आंसर्स करूंगा, तो बदले में मुझे भी तो कुछ चाहिए ना। तो मैं भी आप लोगों से अगर कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं और आप मेरे को उसके सटीक आंसर्स दे रहे हैं कमेंट्स के अंदर या इंस्टाग्राम पे DM करके, तो मैं अपने उन लवर्स को स्पेशली यहाँ पर कुछ चीज़ें फ्री में देना चाहता हूँ। एज एन काइंड ऑफ गिव अवे काइंड ऑफ चीज़ होगी वो, राइट। तो गिव एंड टेक वाली चीज़ें हैं। तो अगर हम इनिशियल लेवल पर ही सारी की सारी चीज़ें समझते चलेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी, राइट। तो फिलहाल अभी मैं शेल से इसे कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, वापस एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट प्रेस करूँगा तो मैं वापस लॉग आउट कर जाऊँगा, और DCUI मोड में जाना है तो Alt F2 प्रेस करके मैं अपने DCUI मोड में आ सकता हूँ, राइट। वापस एक चीज़ और कि शेल के अंदर जाने के लिए अभी जैसे मैंने आपको बताया था Alt F1 हमारे पास कमांड होती है, इसी तरीके से Ctrl Alt
F1 भी हम शेल में जाने के लिए कमांड का इस्तेमाल करते हैं। वापस शेल से आपको DCUI मोड में जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट F2 भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों शॉर्टकट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन SSH के लिए आपको पुट्टी या पावर VMware का पावर CLI कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो वो हम अपकमिंग सेशन के अंदर देखेंगे, फिलहाल अभी नहीं कर रहे। और वापस से मैं शेल को कर देता हूं डिसेबल, क्योंकि थर्ड ऑप्शन को हम तभी इनेबल कर पाएंगे जब मेरा शेल और SSH दोनों ही ऑप्शन डिसेबल हो, राइट। सो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास विच इज मॉडिफाई ESXi शेल एंड SSH टाइम आउट। सो कन्फिगर करते हैं। सो आइडियली यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं कन्फिगर करने के लिए, अवेलेबिलिटी टाइम आउट और आइडियल टाइम आउट। तो यहाँ पर आपने कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी कंपनी के अंदर IT कंसल्टेंट है या आपका SLA है, जो भी जितने भी नंबर ऑफ मिनट्स कह रहा है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दो, आपको अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें 0 है यहाँ पर ये मिनट पे कन्फिगर, बट मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 0 तो मिनिमम है और डिफ़ॉल्ट भी है। और मैक्सिमम के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम हो सकता है 1440 मिनट्स। तो जो भी आपको लगता है एज पर योर प्रोजेक्ट्स SLAs और जो भी आपके कंसल्टेंट्स बोलते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्हें कन्फिगर कर सकते हैं, राइट। फिलहाल मैं कुछ कन्फिगरेशन नहीं कर रहा हूं और इसके प्रेस कर रहा हूं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है मॉडिफाइड DCUI आइडियल टाइम आउट। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं DCUI के अंदर कोई काम नहीं कर रहा हूँ, अभी भी आप देख रहे होंगे कि कई बार जब मैं काम नहीं करता हूँ और मेरा माउस पॉइंटर इस तरीके से बाहर की तरफ होता है, तो मेरे पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाती है। तो इसका मतलब वो आइडियली यही शो करता है कि मैं DCUI पे कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। इनिशियल लेवल पे पहले तो स्क्रीन को डिम कर देता है, जिससे एक बहुत अच्छा फीचर है। डिम करने का रीज़न ये है कि अगर वो अननेसेसरी चलता रहेगा और वो डिम नहीं करेगा तो जो मैं मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ उसकी रेजुलेशन या उसके कलर्स पे इम्पैक्ट आता है। तो उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो वो डिम कर देता है, ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद सेशन को टाइम आउट भी कर देता है। तो डिफ़ॉल्ट टाइम आउट के लिए यहाँ पर जो हमारा आइडियल टाइम आउट है वो 10 मिनट है, बट अगेन इसे भी आप अपने SLA या प्रोजेक्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। फिलहाल मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ और इसके प्रेस कर देता हूँ। देन आता है रीस्टार्ट मैनेजमेंट एजेंट्स। इस ऑप्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर आप शेल या SSH की सर्विस को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रीजन मीन कि आप लॉगिन कर रहे हैं SSH के थ्रू या शेल के थ्रू लेकिन हो नहीं पा रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, सो बेस्ट सजेशन होगा कि आप उसके इसमें आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप शेल और SSH को रीस्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन ये इंश्योर कर लें कि जब आप ये सर्विस को रीस्टार्ट करते हैं तो किसी रिमोट यूजर ने SSH के थ्रू कनेक्शन बनाकर तो नहीं बैठ के वो काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसका सेशन टर्मिनेट हो सकता है, राइट। तो ये ऑप्शन हमारे लिए तब काम आता है जैसे इसके लिए आपने क्या करना है, इस पर एंटर प्रेस करना है, स्पेस बार सेलेक्ट करना है, और इससे क्या होगा कि ये करेगा कलेक्ट एक्स्ट्रा ट्रबल शूटिंग इन्फॉर्मेशंस, और उसके बाद आप F11 प्रेस कर देते तो ये सर्विस को स्टॉप करेगा एंड देन स्टार्ट कर देगा, राइट। सो ये पहले अगर आप देखें ये सर्विस स्टॉप हुई थी, देन अभी सर्विस स्टार्ट हो रही है, राइट। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास ओके का बटन आ जाएगा, यानी कि ओके मैं कर सकता हूँ एंटर प्रेस करके, सर्विस सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो गई है। देन वापस एस्केप करके मैं मेन मेन्यू में पहुंच जाता हूँ। देन जैसे ही मैं मेन मेन्यू में आता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन आता है, मेरा बहुत फेवरेट है पर्सनली, विच इज़ व्यू सिस्टम लॉग्स। राइट हैंड साइड के अंदर अगर आप देखेंगे 6 डिफरेंट तरीके के लॉग्स हैं। स्पेशली ये ऑप्शन उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा जो विंडोज़ यूज़र्स है। विंडोज़ यूज़र को क्यों नहीं पसंद आएगा? क्योंकि इसकी स्क्रीन जो आने वाली है वो एकदम ऑसम होने वाली है, वो समझ जाएंगे क्यों मैं बात कर रहा हूँ, राइट। तो 6 डिफरेंट तरीके के लॉग्स हैं, और जो भी आपने लॉग पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसा आपने क्या करना है, वो नंबर प्रेस कर देना है। जैसे मैं नंबर 2 प्रेस करता हूँ सो दैट मैं कर्नल लॉग्स को मैं पढ़ पाऊँ, तो मैं 2 नंबर प्रेस करता हूँ और ये लॉग की स्क्रीन आ गई, राइट। सो ये वही फेवरेट चीज़ है मेरी, इवेंट है जहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट। और विंडोज़ यूज़र्स को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा और वो खुद हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहे होंगे कि मैंने क्यों बोला था, क्यों मेरा पर्सनल फेवरेट है और विंडोज़ यूज़र को क्यों अच्छा लगेगा, राइट। तो मैंने थोड़ा सा उल्टा बोला था, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप जैसे जैसे लॉग इसके अंदर पढ़ते जाएं, वैसे वैसे आप अगर आपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलना है या नेक्स्ट लाइन की तरफ चलना है तो आप एंटर प्रेस करते चले जाएं, नेक्स्ट लाइन की तरफ आप आते चले जाएंगे, राइट। और जैसे ही आपने यहाँ से क्विट करना है तो यहाँ अगर आप देखें नीचे RS सेक्शन के अंदर Q प्रेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्विट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं प्रेस करता हूँ Q, सो दैट मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँ, राइट। तो 6 डिफरेंट तरीके की लॉग्स दिए हुए हैं, आप उन्हें रीड कर सकते हैं।
देन आता हमारे पास व्यू सपोर्ट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड में कुछ चीज़ें हमें डिस्प्ले हो जाती हैं, जैसे ESXi होस्ट इंस्टॉल किया था तो इसका सीरियल नंबर क्या है, और इसके बाद लाइसेंस मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमने बात करें ESXi होस्ट की, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एसेंशियल एडिशन होता है, देन स्टैंडर्ड होता है, एंटरप्राइजेज होता है, एंटरप्राइजेज प्लस होता है, और अभी 8 के अंदर हमारे पास एक नई चीज़ आई थी जो ESXi के अंदर विच इज़ टेंजू। तो जो भी आप लाइसेंस की यूज़ कर रहे हो, जैसे ही हिट करते हो, अभी जैसे मेरे पास एंटरप्राइजेज प्लस की लाइसेंस की और मैं यहाँ पर हिट कर दूँ तो ये एंटरप्राइजेज प्लस बन जाएगा। स्टैंडर्ड की लाइसेंस की अगर मैं हिट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड के फीचर्स को ही एक्टिव कर देगा। ये बहुत अच्छी ब्यूटी है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड के लिए आपको अलग ISO इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी और एंटरप्राइजेस के लिए अलग, और एंटरप्राइजेस प्लस के लिए अलग से आपको ISO इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ, आपको दूसरी और चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं, जैसे आप HP के वेंडर हैं, HP के वेंडर एज इन कि आपने ESXi होस्ट को HP पे इंस्टॉल करना है, तो आप HP की इमेज को VMware पोर्टल से डाउनलोड करते हैं। आप डेल सर्वर पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डेल की इमेज को डाउनलोड करते हैं। सिस्को का अगर सर्वर यूज कर रहे हैं तो सिस्को की इमेज को डाउनलोड करते हैं। रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि काफी सारे इनबिल्ड डिवाइस एंड ड्राइवर्स उस ISO के अंदर मर्ज करके रखे जाते हैं। अभी जो मैं इमेज यूज कर रहा हूं ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड एज इन कि आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि कहीं भी का मतलब अगर मैं इसे HP के सर्वर पर इंस्टॉल कर रहा हूं, माइट भी कि वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाए, लेकिन अगर मैं डेल के सर्वर पर इंस्टॉल कर रहा हूं तो इंस्टॉलेशन का वो कुछ एरर दे दे, राइट? तो उन एरर से बचने का बेहतर तरीका यही है कि आप VMware पोर्टल पर जाएं और ऑफिशियली जिस सर्वर पर डिप्लॉय करने जा रहे हैं उसी सर्वर से रिलेटेड उसकी इमेज को डाउनलोड करें, राइट? सो यहां पर ये चीजें भी ये शो कर रहा है। देन हमारे पास आता है SSL का थंबप्रिंट, और SSH का थंबप्रिंट हमें ये डिस्प्ले कर देगा। साथ साथ ये डिस्प्ले कर देता है VMware की ऑफिशियली साइट सपोर्ट का लिंक, कि अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है या VMware से सपोर्ट लेना चाहते हैं, देन आप VMware की ऑफिशियल साइट पर जाकर भी VMware से सपोर्ट ले सकते हैं। एंड इन लास्ट एक ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो है रिसेट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। खत्म हो जाने का मतलब यहां पर यह है कि आपने जो भी चीजें ESXi होस्ट के अंदर अभी तक करी हैं, जैसे आपने पासवर्ड रिसेट किया था, आपने IP वर्जन 4 या 6 दिया था, DNS की डिटेल दी थी, शेल को इनेबल या डिसेबल किया था, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करी थी, कुछ भी सेटिंग आपने हाइपरवाइजर पे करी थी, सब कुछ हट जाएगा और ये वैसा हो जाएगा जैसा कि एक फ्रेश ESXi होस्ट को इंस्टॉल करते हैं, तो कुछ वैसा ही। तो आमतौर पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर इस ऑप्शन का बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं ट्रेनिंग के प्रोस्पेरस तो बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है, क्योंकि अगर मैं लेट सपोज बैच A के अंदर मैंने अभी ये सारा सेशन पढ़ा दिया और उसके बाद बैच 2 के अंदर भी अगर मुझे वापस से DCUI पढ़ाना है तो मुझे नया हाइपरवाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो बेहतर है कि मैं हाइपरवाइजर को रिसेट कर दूँ, तो आप ये रिसेट कर सकते हैं, राइट? तो ये कुछ सारी की सारी चीज़ें हमारे DCUI के अंदर, और जैसे ये सारी चीज़ें आप कॉन्फ़िगर करने के बाद वापस बाहर की तरफ जाएंगे यानी एस्केप प्रेस करेंगे तो मैं आ जाऊंगा अपनी मेन स्क्रीन पर जहां पर हमने अभी लॉगिन किया था। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मैंने अपने होस्ट का नाम दिया था विच इज़ INSRV host 01। तो ये होस्ट नेम चेंज हो गया सक्सेसफुली और मैंने एक IP एड्रेस दिया था, सो IP एड्रेस भी यहाँ पर गिवन है। तो इट मीन्स जो मैंने DCUI के अंदर अभी चीजें कॉन्फ़िगर करी थी वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गई है। सो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन DCUI कॉन्फ़िगर कैसे करें आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज्यादा बताएं। कौन सी चीज ऐसी थी जो सबसे ज्यादा पसंद आई? वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, राइट? और एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर अभी आप लोगों ने अपने अपने लैब एनवायरनमेंट में ESXi होस्ट इंस्टॉलेशन किया हुआ था और ये सेशन गो थ्रू कर लिया, तो अब टाइम आ गया अपने अपने ESXi होस्ट का DCUI कॉन्फ़िगर करने का, राइट? और फिर भी इंस्टॉलेशन तो आप लोगों ने कर ही लिया है, कॉन्फ़िगरेशन अब रहता है उसका DCUI का। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कोई चैलेंजेस आता है तो वैसे तो अव्वल कोई चैलेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन फिर भी कोई चैलेंज आता है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर उस एरर का स्क्रीनशॉट ले लें और इंस्टाग्राम पर DM कर दें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा यहां पर, तो इंस्टाग्राम पर DM कर दें। और जल्दी मिलते एक नए सेशन के साथ, क्योंकि आज के सेशन में हमने बात करी थी हाइपरवाइजर यानी VMware ESXi होस्ट के DCUI को कैसे कॉन्फ़िगर करें। नेक्स्ट अपकमिंग सेशन आप लोगों के लिए आ रहा है बहुत जल्दी, जहां पर हम लोग देखेंगे ESXi होस्ट को वेब बेस्ड यानी कि
वेब मैनेजमेंट कैसे करते हैं और किस तरीके से सारी की सारी और चीजें होती है उसके अंदर, राइट। तब तक एक ही मैसेज मैं आप लोगों के लिए कन्वे करना चाहूंगा, लर्न, अर्न एंड ग्रो।